नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में जहां पर किस तरह से फार्मासिस्ट जरूरी है। स्वराज करियर में आज बात करेंगे फार्मेसी के बारे में। ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार दुबे जी, जो कि प्रिंसिपल है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी भाभा यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स आखिर आते हैं? देखिए, फार्मेसी जो है इसमें कई प्रकार के कोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी के या जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनके हिसाब से उनको क्या करना है भविष्य में, उसके हिसाब से कोर्सेज हैं। सबसे पहला एक कोर्स होता है डी फार्मा, जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें 2 वर्षीय कोर्सेज है। 2 बार आपको परीक्षा देनी होती है, जिसके उपरांत आप 3 महीने की एक ट्रेनिंग करते हैं। उसके तत्पश्चात आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, जिसके बेस पर आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक कोर्स होता है बी फार्मेसी, जो कि लगभग 4 साल का है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, टेक्निकल डिग्री होती है। उसके बाद आप मेडिकल भी खोल सकते हैं, अदर सेक्टर्स में भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मास्टर डिग्री में जाते हैं तो एम फार्मेसी होती है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। देन उसके बाद हम उसको कई सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करते हैं। एम फार्मा जो है कई सब्जेक्ट में है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्मा केमिस्ट्री है, क्वालिटी इंश्योरेंस है। और इसके बाद फिर हम पीएचडी इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से है, उसको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो हमारे पास सारे कोर्सेज हैं फार्मेसी को रिलेटेड। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखें तो 2 साल का ये कोर्स है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जब भी हम कोई भी डिग्री लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर इसकी नौकरी क्या होगी। तो फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी से कौन सी नौकरी आखिर मिल सकती है? देखिए, अभी जो हमारे समाज में एक बातचीत बनी हुई है कि फार्मेसी के बाद सिर्फ हम मेडिकल स्टोर खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं दर्शकों को, जो भी फार्मेसी करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है, समाज का ऐसा पर्सन होता है जो जीवन रक्षक दवाइयां हमें उपलब्ध कराता है, उसकी सही जानकारी देता है। इसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम नौकरी की जब बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा आपको नौकरियां मिलती हैं। जब से कोविड आया है आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट रहता है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1948 जो भारत संविधान में है कि हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होना जरूरी है। हर मेडिकल के ऊपर एक फार्मासिस्ट होना जरूरी है। बिना फार्मासिस्ट के आप दवाइयों को, मेडिसिन को नहीं दे सकते। पहले 1900 शताब्दी में ये चीजें होती थी। 1800-1900 में ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति दवाई को बेच सकता था, कोई भी दवाई व्यक्ति को दे सकता था। लेकिन जब से देश आजाद हुआ है, 1940 एक्ट आया है, उसके बाद से केवल जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होता है, केवल वही दवाइयां सेल आउट कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि नौकरियां कहाँ हैं। नौकरियां इसमें बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, रिसर्च लैब हो। अगर हम सबसे पहले सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब इसमें सबसे पहले आती है ड्रग इंस्पेक्टर की, जो कि दवाइयों के मेडिकल को चेक करता है कि कोई दवाई एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नकली दवाइयां तो नहीं मिल रही हैं। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सरकारी नौकरी देखता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, अगर प्राइवेट नौकरी की हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, लैब्स बहुत सारी हैं, रिसर्च लैब हैं। इसके बाद हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर हम जाएं तो वहां पर आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं और एज ए टीचर आप पढ़ा सकते हैं। तो जॉब का बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, क्योंकि डे बाय डे आप देख रहे हैं मेडिसिन के बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल हो रहा है। तो फार्मासिस्ट सभी जगह जरूरी है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे थे कि मेडिकल, तो ज्यादातर मेडिकल लाइन में सर होता है, अक्सर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली बात करें तो ओरली के कंपैरिजन में प्रैक्टिकली अगर हम वो वर्क करते हैं तो ज्यादा परफेक्ट हो पाते हैं। आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्या वाकई ही प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं तो वो अफेक्ट करता है हमारी फील्ड से रिलेटेड? देखिए, फार्मेसी जो है इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल। फार्मेसी में बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी संभव नहीं। अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं, कोई पेशेंट बोलता है आज हमको फीवर है, बुखार है,
तो हम उसको डेफिनेटली पैरासीटामोल देते हैं, मेडिसिन देते हैं और उसको ये बोलते हैं कि आप डेफिनेटली इससे ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि शायद ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे। ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा कि मेडिसिन की कितनी मारामारी रही। और आपको ये जानकारी दे दूं कि जो वैक्सीन भी खोजी है इसमें फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये फार्मासिस्ट ने ही इसमें काम किया है। तो जो मेडिसिन का ज्ञान होता है, जो बेसिक नॉलेज होती है कि ये दवाई कैसे काम करेगी, शरीर में कहाँ जाके इफेक्ट करेगी, कितना समय लेगी और कितने समय के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाएगी, इसकी सारी जानकारी फार्मासिस्ट ही देता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज फार्मासिस्ट को ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर्स पर्सन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें फार्मेसी की, तो जैसे कि आपने बताया कि हाँ प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस करेंगे और पूरा डिपेंड जो है ये प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है, तो इसको पढ़ना उतना ही आसान होता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि फार्मेसी जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटी, ये सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे जो भी हम मेडिसिन्स बनाते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी हम घरों में काम करते हैं, घर में किचन को अगर हम एक एग्जांपल सेट करें तो किचन को रिलेटेड लेके जाएंगे तो फार्मा मेडिसिन आप बना सकते हैं। आप देखेंगे कि टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, सस्पेंशन हो, इमल्सन हो, बहुत सारे डोजेस फॉर्म हैं जो कि हम लोग लेते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये काम कैसे करता है, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, ये मात्रा कैसे डिसाइड की गई। तो फार्मेसी में इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर काम किया जाता है, तब जाके ये प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है। बिल्कुल, तो नॉलेज बढ़ती है प्रैक्टिकल। सर, बहुत सारे, जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा तो है करने की, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी फीस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर फार्मेसी की फीस आखिर कितनी होती है? देखिए, फार्मेसी की फीस जो है ये गवर्नमेंट तय करती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसके लिए शासन के द्वारा छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक इंस्टीट्यूट की, हर एक कॉलेज की फीस जो है वो अलग अलग होती है। केवल जो अदर्स चार्जेस होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। जो फीस गवर्नमेंट निर्धारित करती है वो सभी कॉलेज की, सभी कॉलेज इंस्टीट्यूट की सेम होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत सरकार पूरी मदद करती है। हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़े बड़े भारतीय शासकीय इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आसानी से वो आप फीस भर सकते हैं, तो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर एक बार आप मन बना ले कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है तो बिल्कुल आप, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। बिल्कुल सर, इसका कोई प्रोसीजर आपसे जानना चाहेंगे, कोई प्रोसीजर है? फीस जमा करने के लिए जो प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले तो डीटी होता है, हमारा डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन है, या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके माध्यम से आपको काउंसलिंग में शामिल होना होता है। और जब आप उस काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो कॉलेज से आप एक एडमिशन स्लिप लेंगे, कॉलेज से आप एनरोलमेंट लेंगे। फिर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या जिस भी आप राज्य से हैं वहां की छात्रवृत्ति पर एक पोर्टल होता है, आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरने लगा है, तो उस पर हम अप्लाई करते हैं कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, इस सेमेस्टर के छात्र हैं। तो जो भी शासन के द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति होती है वो सीधा स्टूडेंट के खाते में आती है। सर, इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भी रहता है क्या कि जो सामने स्टूडेंट्स है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए अगर स्कॉलरशिप बेस पे हो जाए उसका सिलेक्शन? तो देखिए, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट पहले होता था, अभी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं सरकारी, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि मेरिट बेस पर लेते हैं, और मेरिट बेस पे होता है तो उनकी फीस जो है वो शासन भरता है। नॉमिनल चार्जेस उनको लगते हैं, एग्जाम फीस वगैरह, बाकी पूरी फीस उनकी सरकार भरती है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें आपको ट्यूशन फीस आपके द्वारा ही देनी पड़ती है, और अगर आप छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो ही आपको शासन छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। आपको फार्मासिस्ट का वेतन कितना होता है सर? देखिए, वेतन जो होता है, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकारी मापदंड के अनुसार होता है। 6वां वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें आपके टेक्निक, आपके इंटेलिजेंसी, आपके वर्क प्रेफरेंसी के उसके बेस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं उसमें 20 लाख का पैकेज भी है, 40 लाख का पैकेज भी है। अगर हम बात करें, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, रेनबेक्सी है, ल्यूपिन है, ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, ये भरपूर पैसा देती हैं, साथ में आपको और आपकी फैमिली को मेडिकल कवर भी देती हैं, सारी सुविधाएं देती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है, अगर बच्चा मेहनत करना चाहे तो अच्छा खासा पैकेज रहता है। इसमें पैकेज अच्छा रहता है, अगर मेहनत कर ली तो
सक्सेस होना बनता है। बिल्कुल। हम बात करें भारत की, तो भारत में फार्मेसी का भविष्य आखिर कितना डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, क्या है फिलहाल भविष्य? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, जो विश्व पटल पर एक फार्मासिस्ट की बात है, तो पूरे विश्व में ये रूल है कि बिना फार्मासिस्ट के हम कोई भी दवाई पेशेंट को नहीं देंगे। ये यूनिवर्सल रूल है। लेकिन इंडिया में अभी तक लोग फार्मासिस्ट को कम जानते थे। यहाँ पे केवल डॉक्टर्स होते थे, नर्सिंग होती थी, कंपाउंडर होता था, वार्ड बॉय होता था। ये फार्मासिस्ट शब्द जो है अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा रिकॉल हो रहा है बार बार। अगर हम भारत की बात करें तो मैंने अभी बताया, कोविड के समय जो वैक्सीन हमने सर्च की है, उस समय जो दवाइयां हमको दी गई हैं वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही दी गई हैं। और जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसमें यही फार्मासिस्ट बिगिनिंग टू एंडिंग, जो दवाई रिसर्च से लेके, सर्च से लेके जब तक मार्केट में नहीं उतर जाती, उसमें फार्मासिस्टों का योगदान होता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ नौकरियों की बहुत संभावना है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ प्लांट लगाए हैं और हजारों लाखों की संख्या में भारत देश में आज भी कंपनियां हैं। तो नौकरी बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है, रोजगार के संसाधन बहुत ज्यादा है इस फार्मेसी में। बिल्कुल। सर, जानना चाहेंगे, जैसे कि आप कंपनी का भी जिक्र कर रहे थे, अगर बेस्ट कंपनी की बात करें, कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें टॉप 10 कंपनी में जाना है, तो फिलहाल कौन सा स्टेट है और कौन सी कंपनी है वो? देखिए, अगर हम टॉप कंपनी की बात करें, सबसे पहले तो स्टूडेंट की पोटेंसी देखी जाती है कि वो किस लेवल का इंटेलिजेंट है। अगर उसका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अहमदाबाद है, गुजरात जो एरिया है, या मुंबई के आसपास जो R&D है, इसको हम R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट किस लेवल का है। क्या वो नया मॉलिक्यूल से सर्च करने लायक है, क्या वो दवाई बनाने लायक है। और उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, बद्दी एक जगह है, वहां पर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, हजारों की संख्या में है। तो इन दो क्षेत्रों में आप देखेंगे कि नौकरियां बहुत है और फार्मासिस्ट की भरमार पड़ी हुई है। तो नौकरी बहुत अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छे हैं और ये कोर्स बहुत अच्छा है। इस कोर्स के करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रह सकते, इस चीज की गारंटी रहती है। बिल्कुल। अभी आप कोविड का भी जिक्र कर रहे थे और हमने देखा कि वो समय मतलब दोबारा हम याद नहीं कर सकते, ऐसा समय था। तो क्या लगता है कि तब रिक्वायरमेंट लगी थी फार्मासिस्ट की, भले इंटर्नशिप बेस पे क्यों ना हो स्टूडेंट्स? देखिए, जिस समय कोविड था उस समय जो भी थे, MBBS भी हों, फार्मासिस्ट हों, बी फार्मा वाले हों, एम फार्मा वाले हों, सभी की आवश्यकता थी। क्योंकि जो दवाई हम पेशेंट को देते हैं, जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी कि निर्धारित डोज क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, बिना इसकी जानकारी के हम मेडिसिन नहीं दे सकते। तो ऐसे समय हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत भी थी। कुछ इंटर्न भी थे जो फाइनल ईयर में थे या जो मास्टर डिग्री कर रहे थे, उन्होंने भी इसमें मदद की कोविड-19 के दौरान पेशेंट के लिए, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके होते हैं कि कम से कम उनको ये नॉलेज होती है कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। क्योंकि फार्मेसी में या मेडिसिन में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर आपने किसी को कोई गलत मेडिसिन दे दी तो उसके साइड इफेक्ट बहुत भयंकर होंगे, कभी कभी उसकी जीवन लील हो जाती है। तो लाइफ सेविंग ड्रग हम लोग देते हैं, इसलिए फार्मासिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहूंगा कि बिना फार्मासिस्ट की सलाह के आप कभी कोई दवाई ना लें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सलाह के आप दवाई ना लें। क्या फार्मासिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हैं? जी देखिए, फार्मासिस्ट फार्मेसी कोर्स एक अलग है और एक डॉक्टर्स लाइन MBBS हो, BMS हो, BHMS हो, ये लाइन टोटली अलग है। लेकिन इसको हम एक कॉम्बो पैक बोल सकते हैं। जो फार्मासिस्ट होता है उसको ड्रग डोजेस फॉर्म, हाउ टू टेक डोजेस फॉर्म, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी जानकारी होती है। डॉक्टर्स केवल बताता है कि आपको ये बीमारी है, लेकिन फार्मासिस्ट ये बताता है कि इस बीमारी में ये दवाई लेनी है, इतनी मात्रा में लेनी है, इतने दिनों तक लेनी है। तो फार्मासिस्ट डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर तो नहीं बन सकता लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। फार्मेसी में अगर हम बात करें फार्मेसी में, तो मुख्य विषय आखिर क्या है उसका? देखिए, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की हम अगर बात करें, अगर बी फार्मा में हम जाते हैं तो फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया जाता है जिसमें मेडिसिन के बारे में बताते हैं,
उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसके बाद बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, फार्माकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट उसमें एक चैप्टर होता है। तो उसके बाद हम जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाते हैं। फार्मेसी का स्टूडेंट जो फार्मासिस्ट होता है उसको हम पूरा ऑलराउंडर बनाते हैं, उसको दवाई खोजना, उसके ऊपर काम करना, कैसे बनाना, पेशेंट को कितनी मात्रा में देना, कैसे कैलकुलेट करना, किस रूल रेगुलेशन के थ्रू उसको देना, क्योंकि कानूनी कुछ प्रावधान भी है। फार्मेसी में बहुत सारी चीजें ऐसी कि आप कोई भी ड्रग कहीं भी नहीं दे सकते, ये कोई जनरल स्टोर नहीं है, ये एक मेडिसिन का क्षेत्र है जहां पर आप सोसाइटी की लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं। तो इसलिए जो है मेडिसिन, इसमें जो सब्जेक्ट प्रमुख रूप से हैं वो फार्मास्यूटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। लगभग ऐसे 40 सब्जेक्ट आपको 4 साल में पढ़ाए जाते हैं। 40 सब्जेक्ट 4 साल में, तो इतना अफोर्ड कर पाते हैं क्या स्टूडेंट? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है। फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होता है, सेकंड सेम में फिर 6 होता है। तो ऐसे जब सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट का उसका बड़ा रूप होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहले ये बताया जाता है कि फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट क्या होती है। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो बताया जाता है कि टैबलेट कैसे काम करती है। फिर थर्ड ईयर में आप जाते हैं तो फिर बताया जाता है कि इस टैबलेट को कैसे हम उपयोग में लाते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कैसे ये बॉडी में काम करती है। जब हम फाइनल ईयर में जाते हैं या मास्टर डिग्री में जाते हैं तो फिर हम खुद एक नई टैबलेट रिसर्च करने लायक हो जाते हैं। तो बेसिक से लेके हम नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जिससे स्टूडेंट के ऊपर लोड भी नहीं आता, इजीली वो समझ जाता है और बेसिक्स उसके क्लियर होते जाते हैं और हम समाज को एक अच्छा फार्मासिस्ट दे देते हैं। अब बिल्कुल एक मैसेज जो आप देना चाहें स्वराज एक्सप्रेस के सारे दर्शकों को। देखिए, मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण करते हैं, समाज को बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकते हैं और स्वस्थ शरीर अगर रहता है तो एक स्वस्थ राष्ट्र को विकास में काम आता है। तो दवाइयों को जब भी आप लें, हमेशा आप डॉक्टर से पूछ कर लें, फार्मासिस्ट की निगरानी में लें, कभी भी अपनी मनमर्जी मुताबिक, या आजकल जो सबसे एक बड़ी विडंबना है कि लोग गूगल से देख के लेने लगे हैं, ऑनलाइन दवाइयां मंगाने लगे हैं, उसमें नकली दवाइयां आती हैं, आप और हम नहीं समझते, केवल फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही समझ पाते हैं कि ये दवाई असली है या नकली है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे सिरप जो है वो मार्केट में डुप्लीकेट पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन शेक है, प्रोटीन पाउडर है जो कि मार्केट में गलत नाम से आ रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही एक संदेश है आपके माध्यम से कि कोई भी दवाई लें, बिना फार्मासिस्ट के परमिशन के, बिना फार्मासिस्ट के सजेशन के कोई दवाई ना लें। बिल्कुल सर, अभी आप बता रहे थे तो एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी मैं कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि गूगल करके देख लेते हैं लोग। आजकल हर मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ भी चीज अगर हमें देखना हो तो हम गूगल, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहती है कि हम गूगल करके देखें। तो इसके साइड इफेक्ट भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो कितने हानिकारक हो सकते हैं ये देखिए, सबसे पहले तो आजकल एक एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है उसको हम देख के फॉलो करते हैं और वही प्रोडक्ट मार्केट से खरीद लाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या जिसने वो प्रोडक्ट बेचा है, दे रहा है, उसमें और हमारे में कितना डिफरेंस है। अब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम लेते हैं गूगल से देख के, गूगल को नहीं पता कि आपको इस बीमारी के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं, इस ड्रग कॉम्बिनेशन में आपके साथ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये गूगल को नहीं पता, ना ही आपने गूगल को ये बताया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि मुझे आज फीवर है, आपने गूगल में डाला या किसी से भी टेलीफोनिक आपने पूछा जो ऑनलाइन दवाइयां देते हैं, आपने उनको बताया कि मुझे सर दर्द है, हेडेक हो रहा है, तो वो वहां से प्रिस्क्राइब कर देते कि सेरिडोन ले लीजिए। लेकिन क्या आपने उसको ये बताया कि मुझे सर दर्द क्यों है, कब से है, किस एज में है आप, क्या बॉडी वेट आपका है, तो गूगल आपको ये नहीं बताता है। तो जब वो सेरिडोन खाते हैं या कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो सरदर्द हो सकता है आपके लिए क्रोनिक हो सकता है एक्यूट हो सकता है आपके लिए हमेशा बना रहता हो सकता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो और हेडेक हो रहा हो। तो गूगल आपको ये जानकारी नहीं देता, ना ही टेलीफोनिक कॉलर जो आजकल मार्केट में है वो दे सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फार्मासिस्ट से मिलना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी होगी
कि हमें किस कारण से ये प्रॉब्लम है, क्यों ये हम दवाई लेना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर आप बता रहे थे, हम भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं आपकी एज क्या है, कितने सालों से आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन वो हमसे लेते हैं। तो अब आज की जनता को हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, जागरूक करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि जो जनता है वो अवेयर हो सके? देखिए, सबसे पहले तो जब आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलते हैं तो उनको आप कुछ भी ना छुपाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस में होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स छिपा लेते हैं। हम डॉक्टर्स को खुल के बताएं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, कब से है, किस चीज के कारण हो रही है। मे भी पॉसिबल है कि आपको कोई एलर्जी हो, आपका एज फैक्टर क्या हो सकता है, आपका सेक्स क्या हो सकता है, आपका वेट क्या हो सकता है। कभी कभी आप ओवरवेट होते हैं, कभी अंडर वेट होते हैं, एज आपकी बढ़ रही है, महिला हैं, आप पुरुष हैं, बच्चे हैं, इन्फेंट है। ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट देती हैं। आपका बॉडी वेट, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर लेवल कितना है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले आप उसको अपनी हिस्ट्री बताएं। ऐसा ना हो कि आप शुगर पेशेंट हो और आप कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको D5 की डेक्सट्रोज की आपको बोतल लगा दी जाए। तो मैक्सिमम इंडिया में ये प्रॉब्लम्स जाती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर लोग जानते नहीं हैं कि शुगर के बाद हमें मिठाई नहीं लेनी है, डेक्सट्रोज की बोतल नहीं लगानी है। मैक्सिमम पेशेंट के साथ ये इंसिडेंट होता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा आप डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को पूरी हिस्ट्री बताएं, टाइम पीरियड बताएं कि कब से कब तक ये हो रहा है। तो ये साइड इफेक्ट को हम रोक सकते हैं। इसको साइड इफेक्ट को अभी तक अगर हम देश की बात करें सर, तो ऐसे कितने केसेस हमारे सामने आ चुके हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस, मैं तो ये कहूंगा 50% केसेस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोविड के समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को कोमा में चला गया, किसी के लंग्स खराब हो गए, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि लोग पहले से अस्वस्थ थे। किसी को शुगर था, किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी। अब जब वो कोविड में गए, ऑक्सीजन लेवल उनका घटा, ब्लड प्रेशर उनका घटा, इस कारण भी एक्सपायर हुए। ऐसा नहीं कि ये कोविड कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से वो बीमार थे। कोविड के समय उसकी जांच या देखरेख या परख नहीं हो पाई, दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट हुआ, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं भारत में इस चीज का बड़ा नुकसान है। फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे, आप मेडिसिन के लिए जाएंगे, इलाज के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपको पूरा स्कैन करते हैं, जैसे हम पैथोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम मशीन के द्वारा चेक करते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, बचते हैं इस चीज से, इलाज कराने से। हम बोलते हैं केवल हमें हेडेक है तो हेडेक की दवाई दीजिए। ये पता नहीं करते कि वो हेडेक हमें माइग्रेन है, या हमारा चश्मे के कारण है, आंखों के कारण है, या शरीर में गैस बन रही है, या हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। हम लोग इस चीज से बचते हैं। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे। हम इंडियंस, जैसे हमने कोविड में भी देखा कि हम इंडियंस हॉस्पिटल जाने में सबसे ज्यादा डरते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अभी तो हम ठीक है, लेकिन शायद हॉस्पिटल में जाएंगे तो और हो सकता है कि और बीमार पड़ जाए। जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले ही कहा कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होना बहुत आवश्यक है। हम इंडियंस का एक समस्या है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि आपकी नई कार में थोड़ी सी भी खराबी आती है, आप तुरंत गैरेज लेके जाते हो, वर्कशॉप लेके जाते हो, या मंथली उसका चेकअप कराते हैं। लेकिन जो शरीर भगवान ने दिया है, इसका आप कभी चेकअप नहीं कराते जब तक कि कोई उसमें बड़ी समस्या ना आ जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप डॉक्टर से रेगुलरली हर 6 महीने में चेकअप कराइए। कहीं भी आपका बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर में अगर कहीं भी समस्या है, उसको आप दिखाइए, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल की बड़ी समस्या हो रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि बहुत सारे नई उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आए हैं, जिसे कहा गया साइलेंट अटैक आए हैं। लोगों ने कहा कोविड के कारण आए हैं, वैक्सीन के कारण। ऐसा नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं दिनचर्या में खराबी थी, इस कारण से उनको ये अटैक आए हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि स्वास्थ्य को लेके आप विशेष ध्यान रखें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, एक स्वस्थ दिनचर्या आप
लागू करें, फॉलो करें अपने ऊपर। बिल्कुल, स्वस्थ रहेंगे तभी तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमित कुमार दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने साल का कोर्स होता है फार्मेसी में, कितनी नौकरी मिल सकती है, कैसी नौकरी मिल सकती है, तमाम जानकारी इन्होंने रखी। और इसके साथ ही सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज जैसा कि सर ने बताया कि स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, और स्वराज एक्सप्रेस भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।